हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 7 की जो विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 17 वन हमारी जीवन रेखा को हल करेंगे। तो इसमें ये चित्र आप देख सकते हैं, ये जंगल का चित्र है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, बच्चों क्या तुम्हें कभी जंगल में जाने का अवसर मिला है? कब? हाँ, जब मैं अपने मामा के घर नागालैंड गया था तो मुझे जंगल में जाने का अवसर मिला था। तुमने वन में क्या क्या देखा? जो जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। हमने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष जैसे बांस, शीशम, नीम, चीड़ आदि और अनेक जंगली जानवर व पक्षी जैसे सूकर, गीदड़, हाथी, शेर, चिड़िया आदि जंगल में देखे। वन में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखो, जैसे कोयल कू कू करती है, शेर गुर गुर करता है, तोता टैं टैं करता है, हाथी चिंगाड़ता है, रीछ गुर्राता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती, बंदर खिरखिर करता है और मच्छर भिन्न भिन्न करते हैं। प्रश्न 4 है, नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप वन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के चित्र चिपका सकते हो। वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल और यूकेलिप्टस आदि पाए जाते हैं। वन की जमीन अनेक वृक्षों या झाड़ियों और शाख और घास से ढकी रहती है। ये वृक्ष, ये टीक, शीशम, नीम, पलास, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, ये सब वन में पाए जाते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, चर्चा करके लिखिए कि वे किन पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। जैसे इमारती लकड़ी चीड़, देवदार, शीशम, सागौन और कैल से प्राप्त होती है। प्लाईवुड देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस और चिनार से। जलाव लकड़ी कीकर और धोरा से। कागज टीक, स्प्रूस, चीड़ और बांस से। माचिस की तिल्लियाँ चीड़, पॉपलर और ब्लैकवुड से। वनों से औषधियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वनों में जो पौधे पाए जाते हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे नीम से तुलसी, आंवला, नीलगिरी, पीपल। गोंद बबूल से, नीम से और आम से। तेल चीड़, पाइनस, बादाम, मूंगफली। फल आम, केला, संतरा आदि। तो ये सब हमने लिख दिए हैं। अब है प्रश्न नंबर 6, यदि आपको वन जाने का मौका मिले तो तब वहाँ किन किन चीज़ों का संग्रह करोगे? उनके नाम लिखो। अगर हमें वन जाने का मौका मिलेगा तो हम फूल, पत्तियाँ, बीज और कुछ फलों का संग्रह करेंगे। इनके अलावा पक्षियों के पंख भी संग्रहित कर सकते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। जैसे घास को कीड़ा खाता है, कीट खाते हैं। कीट को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाते हैं, सांप को उकाब या गरुड़ खाता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती हैं। तो इस तरह की श्रृंखला जो होती है, जैसे घास को कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को गरुड़, तो इस तरह की ये जो चेन बनती है, ये श्रृंखला बनती है, इसको खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। इस तरह की बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं वन में पाई जाती हैं। जैसे कि घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है। तो इस तरह से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं वन में पाई जाती हैं। उपरोक्त लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाई जाने वाली अन्य 2 खाद्य श्रृंखलाओं को बनाओ और लिखो। जैसे घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप और सांप को मोर। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर। घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी और पक्षी को चील। घास को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता और कुत्ते को शेर। ये खाद्य श्रृंखलाएं भी वन में पाई जाती हैं। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? पर पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो जंतुओं के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस तरह वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी बनाए रखते हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये हरे रंग के होते हैं, ऊपर से हमारे फेफड़ों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमें मिलती है इन्हीं से, इसलिए इनको हरे फेफड़े कहा जाता है। प्रश्न 9 है, वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समूहों से भी जल का वाष्पन होता है और इस वाष्पित जल के संघनन द्वारा पुनः वर्षा होती है। इसे जल चक्र कहा जाता है। वन में पाए जाने वाले किसी
और चक्र का चित्र बनाओ और इसके बारे में लिखो। देखिए, बारिश होती है, बारिश का जल जमीन में जाता है, जमीन में रिस रिस कर नीचे चला जाता है। फिर जो पौधे होते हैं उनको उस जल को सोख लेते हैं, उस जल को अवशोषित करते हैं और जड़ों द्वारा वो अवशोषित करते हैं और जल जो है पेड़ों में पहुंच जाता है। अब पेड़ों से वो वाष्पोत्सर्जित होता है, उनकी पत्तियों से वो उड़ जाता है, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ती है, धूप से पानी गर्म होता है, वो ऊपर उड़ जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समूह से भी जल का वाष्पन होता है और इस वाष्पित जल के संघनन द्वारा फिर वो जो पानी ऊपर उड़ा है वो ऊपर जाकर संघनित हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। जैसे जैसे भूमि से ऊपर जाया जाता है ठंड होना शुरू हो जाती है, तो जो पानी ऊपर उड़ा है वो संघनित हो जाता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है और छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। फिर उससे बारिश आ जाती है, फिर वो वापस ज़मीन पर गिर जाता है। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है जल का, तो इसे जल चक्र कहते हैं। वन में पाए जाने वाले किसी और चक्र का चित्र बनाओ और इसके बारे में लिखो। वन में अन्य चक्र भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, वन में पादप, मृदा और अपघटों का परस्पर संबंध। पहला है, पौधों की टूटी हुई पत्तियां और डंडियां नीचे गिरती हैं। पौधों की टूटी हुई पत्तियां और डंडियां, ये देखिए नीचे गिर रही हैं, नीचे गिरती हैं। उसके बाद अपघटक उनका अपघटन करते हैं। जो अपघटक होते हैं, जो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, खाद बना देते हैं और खाद बन जाती है। खाद से पोषक तत्वों को पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर जो खाद है, इनको ये जो पौधे हैं सोख लेते हैं, खाद को अवशोषित कर लेते हैं। यह चक्र चलता रहता है। पहला तो ये चक्र हो गया कि यहाँ से वृक्ष से पत्तियाँ गिरी नीचे और पत्तियों को फिर अपघटक जो है उन्होंने खाद बना दी और अपघटकों ने उनको मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी से फिर ये पोषक तत्व जो है इनको पौधों ने सोख लिया, फिर ये पत्तियों में पहुंच गई, फिर दोबारा से पत्तियां नीचे गिर गई और इस तरह से ये चक्र चलता रहा। और दूसरा क्या है, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे श्वसन द्वारा जीव ले लेते हैं। वे जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिन्हें पौधे ले लेते हैं। यह चक्र भी चलता रहता है। देखिए, पौधों ने ऑक्सीजन छोड़ी और ऑक्सीजन ले ली जीवों ने, ये आदमी हैं, ये जीव जंतु हैं। इन्होंने फिर सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, फिर वो ले ली इन्होंने पौधों ने। तो ये भी एक चक्र है, ये भी एक चक्कर चल रहा है कि जीव ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये भी एक चक्र है। तुम्हारे आसपास के वन में भी कई तरह के पेड़ होंगे। इनकी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल आदि के उपयोग के बारे में पता करो और लिखो। आम से हमें फल मिलते हैं। हरसिंगार के फूल खुशबू व दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं। गुड़हल का फूल बालों के लिए उपयोगी होता है। उनकी पत्तियों में विटामिन सी होता है और शीशम की लकड़ियों से दरवाजे बनाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास पेड़ होंगे, इनकी लकड़ियाँ किस काम आती है, पत्तियाँ किस काम आती, फूल फल किस काम आते हैं। तो देखिए, आम से हमें फल मिलते हैं। हरसिंगार के जो फूल होते हैं वो खुशबू देते हैं और इनसे दवाइयाँ बनती हैं। गुड़हल का जो फूल होता है वो बालों में लगाया जाता है और उनकी पत्तियों से विटामिन सी मिलता है। शीशम की लकड़ियाँ, यहाँ पर लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल ये सब हमने लिख दिया। शीशम की लकड़ियों से दरवाजे बनाए जाते हैं। कुछ वनों के चित्र संग्रह कर अपनी कार्यपुस्तिका में चिपकाओ। कुछ वनों के चित्र अपनी इस वर्कबुक में यहाँ पर चिपका देना। उपरोक्त चित्रों में तुम क्या क्या देख रहे हो अपने शब्दों में लिखो। तो वनों के जो चित्र होते हैं उनमें बड़े बड़े पेड़ पौधे देखते हैं, जानवर दिखाई देते हैं, पक्षी, घास, कीड़े, हरियाली, छाया, खाद, लकड़ियाँ और टूटी हुई पत्तियाँ, डंडियाँ ये दिखाई देती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पत्तियाँ पुष्पीय पादपों परागण में सहायता करते हैं। वन शुद्ध करते हैं वायु को। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। आप विचार करें, पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए, इस बारे में अपने शिक्षक व बड़ों से चर्चा करो। जब वृक्षों के बीज पृथ्वी पर गिरते हैं वे फिर से नए पौधे बन जाते हैं और बड़े होकर फिर से इनसे फल और बीज नीचे गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है और वन बन जाते हैं। अपने घर के बड़ों से पूछो कि पहले के मुकाबले वन घटे हैं या बढ़े हैं। पहले के मुकाबले वन घटे हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कारखाने लगाने, खेती करने, घर बनाने, पशुओं को चराने के लिए वृक्षों को काटा जाता है।
वहाँ के रहने वालों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। पहले से वन कम हो रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन पर इनका क्या असर पड़ रहा है। वहाँ पर वर्षा की कमी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, मृदा अपरदन अधिक हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है और शोर व ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वन लुप्त होने पर वन्य जीव जंतुओं का जीवन कैसे प्रभावित होता है। वन अगर लुप्त होंगे तो जीव जंतु भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वन उन्हें प्राकृतिक आवास और भोजन प्रदान करते हैं। जीव जंतु वनों में रहते हैं, उनको आवास मिलते हैं, मतलब रहने के लिए जगह मिलती है, भोजन मिलता है। जब वन लुप्त हो जाएंगे तो जीव जंतु भी लुप्त हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।